Okay, so here we go. Lecture number 5, IED in Indian Economic Development, और उसमें हम ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे इंडियन इकोनॉमी की क्या सिचुएशन थी उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड की क्या सिचुएशन थी? तो देखो, प्री ब्रिटिश पीरियड में इंडिया जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन था, और ख़ास तौर पे हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट हम बहुत ज़्यादा करते थे हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड। ब्रिटिश पीरियड में क्या हुआ, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने एडवर्सली इफेक्ट किया है इंडिया के ट्रेड स्ट्रक्चर को। ना सिर्फ उसका कंपोजिशन बल्कि उसका वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट हुआ है। कैसे कंपोजिशन और वॉल्यूम इफेक्ट हुआ है? सबसे पहले तो हम रॉ मटेरियल के बहुत ज़्यादा बड़े एक्सपोर्टर बन गए। जबकि हम पहले फिनिश गुड्स ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे एज हैंडीक्राफ्ट, बट हम रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करने लगे और फिनिश गुड्स इंपोर्ट करने लगे। तो ये कंपोजिशन का चेंज था। दूसरा, ब्रिटिशर्स का एक मोनोपोली कंट्रोल हो गया था इंडिया के ट्रेड स्ट्रक्चर पे। मोनोपोली कंट्रोल से हमारा मतलब है कि मेजॉरिटी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा था वो ब्रिटिशर्स के साथ हो रहा था। 50% से ज़्यादा फॉरेन ट्रेड सिर्फ ब्रिटिशर्स से था, और थोड़ा बहुत दूसरी कंट्रीज से था। वो दूसरी कंट्रीज जो ट्रेड रूट में पड़ती थी, जैसे ईरान हो गया, है ना, और बाकी जो ब्रिटिशर्स के बाकी के कॉलोनियल एस्टेब्लिशमेंट्स थे जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने कॉलोनीज बना रखी थी, जैसे श्रीलंका हो गया, है ना, चाइना हो गया, इनके साथ हमारा ट्रेड था। तो वहाँ भी ब्रिटिशर्स ही हमारा गुड्स यूज कर रहे थे। तो फॉरेन ट्रेड स्ट्रक्चर में ये दो बड़े चेंजेस देखने को मिले, जहाँ पे हम रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर बन गए, और जो मोनोपोली, एक तरह से फॉरेन ट्रेड पे मोनोपोली थी, वो ब्रिटिशर्स एंजॉय कर रहे थे। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। इंडियन वेल्थ मतलब इंडिया की जो इनकम थी वो पूरी तरह से ड्रेन होने लगी। वो क्यों हो रही थी? वॉल्यूम से इसको समझो कि हम एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे थे रॉ मटेरियल का। तो एक तरफ ये लगता है कि यार, जो एक्सपोर्ट कर रहे थे आप रॉ मटेरियल का, तो फिर एक्सपोर्ट से तो फायदा हुआ होगा। आप रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे थे और इंपोर्ट कर रहे थे फिनिश गुड्स। इससे एक एक्सपोर्ट सरप्लस जनरेट हुआ, और उससे ये लगता है कि इनकम बढ़नी चाहिए। बट अगर आपको कॉमन सेंस समझ में आए तो रॉ मटेरियल जो है वो सस्ता होगा और फिनिश गुड्स जो है वो महंगा होता है। तो एक तो प्राइस का जो वो डिफरेंस होता है, उस वजह से वो जो इनकम थी वो इतनी बड़ी नहीं होती थी, ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल की वजह से। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि जो भी इनकम होती भी थी सरप्लस एक्सपोर्ट की वजह से, उसको उस इनकम को यूज करने का पूरा कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हाथ में था, और वो अपने वॉर के एक्सपेंसेस पे इस इनकम को खर्च करते थे, है ना। सर्विसेज के नाम पे वो इस इनकम को खर्च करते थे कि हम ब्रिटेन से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया को। और फॉरेन में ब्रिटिशर्स ने जो अपने ऑफिस वगैरह एस्टेब्लिश किए, ये कह के कि हम इंडिया के ट्रेड को एडमिनिस्टर करेंगे, उसका पैसा भी वो बाहर ले गए। तो इस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने इंडिया के ट्रेड सिस्टम को एडवर्सली इफेक्ट किया। अब हम एक और टॉपिक देखते हैं सेम पैरेलल्स पे, कि भाई ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी के साथ क्या किया ऑन द ग्राउंड ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफी किसको बोला जाता है? डेमोग्राफी बोला जाता है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसके अंदर किस तरह के चेंजेस देखने को मिले हमें ब्रिटिशर्स रूल में। तो ब्रिटिशर्स रूल में सारे फीचर्स थे जिससे यह दिखता था कि इंडिया की इकोनॉमी स्टैग्नेंट और बैकवर्ड है। ऐसा कैसे हुआ? अगर हम बात करें सबसे पहले कि जो पहला ऑफिशियल सेंसस डेमोग्राफिक कंडीशन पे हमें देखने को मिला, वो देखने को मिला 1881 में, और उसके बाद एक सेंसस उन्होंने किया 1921 में। वैसे तो देखो, जनरली 10 साल में सेंसस होते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स ने कभी इंडिया के सिस्टमेटिक सेंसस नहीं करवाए। क्यों? क्योंकि उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था कि इंडिया को ग्रोथ या डेवलपमेंट करवाना है। इस वजह से वो सेंसस ही नहीं करवाते थे। इस बारे में हमने पहले भी पढ़ा है फर्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे दादा भाई नौरोजी और इस तरह के लोगों ने अपनी तरफ से पर्सनल एफर्ट से सेंसस किए थे।
तो ब्रिटिशर्स ने सेंसस किए हैं केवल दो बार, एक 1881 में, एक 1921 में, 40 साल के डिफरेंस पे। ये तो एक पहला उनका इंटरेस्ट दिखता है कि उन्होंने इंडियन डेमोग्राफी के लिए कितने सिंसियर एफर्ट किए। उन्होंने कोई सिंसियर एफर्ट नहीं किया। 1921 इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है इकोनॉमिक्स की भाषा में। क्यों ऐसा कहा जाता है? तो देखो, 1921 के पहले डेमोग्राफी के ग्राउंड्स पे देखा जाए तो इंडिया में हाई डेथ रेट और हाई बर्थ रेट था। हाई डेथ रेट, हाई बर्थ रेट। हाई बर्थ रेट क्यों था वो तो चलो ठीक है, आज भी हाई बर्थ रेट की कैटेगरी में ही है इंडिया, लेकिन डेथ रेट हाई इसलिए था कि उन्होंने कोई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया इंडिया में। डिसीज फैलती थी तो उसमें बहुत ज्यादा लोगों की डेथ होती थी, और इससे ये हुआ कि जो पॉपुलेशन थी वो ऑलमोस्ट सेम चल रही थी। 1881 से 1921 तक पॉपुलेशन में इंक्रीज नहीं हुआ इंडिया की। 1921 के बाद थोड़ा थोड़ा जैसे ही हेल्थ डेवलपमेंट हुआ, और खास तौर पे इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, उसके बाद हमारी पॉपुलेशन कभी डिक्लाइन नहीं हुई। एक ग्रोथ रेट मेंटेन हुआ, हाई ग्रोथ रेट मेंटेन हुआ पॉपुलेशन में। तो 1921 ग्रेट ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके पहले पॉपुलेशन में कोई इंक्रीज नहीं देखने को मिल रहा था, और 1921 के बाद हमें अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है इंडिया की पॉपुलेशन में। अब देखो, पहला हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट के डेटा के बारे में हम बात करें तो कैसे निकाली जाती है बर्थ रेट या डेथ रेट? तो हम पर 1000 पर्सन में ये देखते हैं कितने लोगों ने बर्थ ली है, और पर 1000 पर्सन में हम देखते हैं कितने लोगों की डेथ हुई है। तो पर 1000 पर्सन के कंपैरिजन में बर्थ, नंबर ऑफ बर्थ और नंबर ऑफ डेथ हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो हम उसे बर्थ रेट या डेथ रेट बोलेंगे। 48 और 40 ये थी बर्थ रेट और डेथ रेट। अब तुम्हें दिख रहा है लगभग सेम है ऑलमोस्ट, और इसी वजह से पॉपुलेशन जो थी 1921 तक स्टैग्नेंट रही है। ठीक है। दूसरा, लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा कम थी। बहुत ज्यादा कम थी मतलब बहुत ही कम थी लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब अगेन रेट है, तो हम कैसे निकालेंगे इस रेट को? एक साल में या पॉपुलेशन के बेसिस पे देखो कि कितने परसेंट पॉपुलेशन लिटरेट थी, जिन्हें पढ़ना लिखना आता था। तो ब्रिटिश पीरियड में या कॉलोनियल पीरियड में हम सिर्फ 16% लिटरेसी रेट थी हमारे यहाँ, मतलब केवल 16% लोग लिटरेट थे, और उसमें भी वुमेन की कंडीशन बहुत ज्यादा पुअर थी। वुमेन ओनली 7% लिटरेट थी। तो दो बातें हो गई, ये दोनों फैक्टर्स है, कंसिडरेबल है। तीसरा, हेल्थ फैसिलिटीज की अगर हम बात करें तो हमने अभी बात की कि पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही थी 1921 तक। उसका एक बहुत बड़ा रीजन था कि वॉर्स हो रहे थे, नेचुरल कैलामिटीज आती थी, और ब्रिटिशर्स कोई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करते थे इंडिया में। तो क्योंकि मास पॉपुलेशन को, ह्यूज पॉपुलेशन को या लार्जर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को किसी भी तरह की हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी, और वाटर और एयरबॉर्न डिसीज जो थी वो वाइड स्प्रेड होती थी, और उसके अंदर कई लोगों की जाने जाती थी। अगली इंपॉर्टेंट बात थी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि अगर हम एक साल में 1000 बच्चों को देखें कि पर 1000 लाइव्स अगर दुनिया में आई हैं, मतलब कि बच्चे पैदा हुए हैं, उसमें कितने बच्चों की डेथ हो जाएगी? तो जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं, पर 1000 में कितने नंबर ऑफ बेबीज की डेथ हो जाएगी? जो भी रेट्स हमने देखे हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सब पर 1000 है। ये भी पर मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी पर 1000 काउंट होता है। एक साल में 1000 लाइफ पे कितने बच्चे मर गए या उनकी डेथ हो गई। तो इस डेटा को देखा जाए तो ब्रिटिश पीरियड में ये रेट बहुत हाई था, मतलब न्यूबॉर्न बेबीज की डेथ बहुत ज्यादा होती थी। 1000 में 218 बच्चों की डेथ होती थी, मतलब अप्रॉक्स 21.8% बच्चों की डेथ हो जाती थी। ठीक है ना? अब 2022 की अगर हम डेटा की बात करें तो केवल ये आ गई है 27 पे।
दैट मीन्स ये 0.27% हो गई है, राइट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई बात है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी ब्रिटिश पीरियड में 32 थी, जो कि आज 69 ईयर्स एज हो गई है, कि ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति 69 ईयर्स तक जिंदा रहता है। एंड द लास्ट थिंग, राइट, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। इंडिया में पॉवर्टी एक तो एक्सटेंसिव नेचर की थी, मतलब गरीब, मतलब बहुत गरीब लोग थे, 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल रहा था, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही पुअर था, खाना जो मिलता भी था उसकी क्वालिटी बहुत खराब थी। इस ग्राउंड पे एक तो प्रॉब्लम थी, और दूसरा बहुत सारे लोग ऐसे थे, मतलब मेजॉरिटी पीपल इस सिचुएशन में थे कि एक तो वो एक्सट्रीम पुअर है, फिर वो जो थोड़ा बहुत उनको फूड मिलता है वो क्वालिटी बहुत खराब है, रहने की क्वालिटी बहुत खराब है, कपड़े पहनने की क्वालिटी बहुत खराब है, और ऐसे लोगों की संख्या ओवरऑल पॉपुलेशन में बहुत हाई थी। तो ये सिचुएशन ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में हमने देखी। ये डेमोग्राफिक सिचुएशन थी। डेमोग्राफी में हमने कितनी बातों को किया, डेथ रेट हाई, डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों हाई, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल पुअर, जिससे कि जो एयरबॉर्न वाटरबॉर्न डिसीज है वो बहुत ज़्यादा फैल रही थी। एक बात इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एक बात लिटरेसी रेट पे की, है ना, एक बात पॉवर्टी पे की, और एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे की। तो लाइफ से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड कई सारे पॉइंट्स हैं जो डेमोग्राफी में हमने कंसिडर किए हैं। ब्रिटिश पीरियड में इंडिया की क्या स्थिति थी, और ये ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किस ग्राउंड पे बनाया गया, क्यों इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है, ये भी हमने समझा। अगले लेक्चर में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। ओके।